हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल। आज है 29 मई 2020 और 29 मई 2020 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। और जो पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका उत्तर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट में यूपीएससी के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। और यूपीएससी के 2 क्वेश्चन हैं तो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कृपया स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? तो इसका सही आंसर है 65%। इसका सही आंसर है 65%। तो दोस्तों, विश्व इस्पात संघ विश्व इस्पात संघ की जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। और विश्व इस्पात संघ के जो चेयरमैन है जिनका नाम है जंतुल फरदौस। और यहाँ के सदस्य वैश्विक उत्पादन का लगभग 85% उत्पादन करते हैं। और यह कंपनी लौह और इस्पात का एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। तो इसका सही आंसर है बी, 65%। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर जयंती कब मनाया जाता है? वीर सावरकर जयंती कब मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है 25 मई, दूसरा ऑप्शन है 28 मई, तीसरा ऑप्शन है 26 मई और चौथा ऑप्शन है 27 मई। तो वीर सावरकर जयंती कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 28 मई। 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाया जाता है। वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारियों में से एक विद्वान अधिवक्ता भी थे, लेखक भी थे और बहुत ही विनायक आदमी थे। और इनका नाम भी है विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है दोस्तों, तो 28 मई को इनकी जयंती है और 28 मई को अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी जयंती को मनाया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दूसरा है 28 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज रोहन मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज रोहन मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया? इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं रोहन मधुसंका। इनको ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज रोहन मधुसंका को हर तरह से क्रिकेट के तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। और साल 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ जनवरी में अपना वनडे इंटरनेशनल इन्होंने डेब्यू किया था। उसी मैच में रोहन मधुसंका ने हैट्रिक भी ली थी। और एक वनडे मैच में तो T20 इंटरनेशनल मैच श्रीलंकाई टीम के लिए खेले चुके जो सोहन है और चोट के कारण ये टीम से बाहर भी हो गए थे। और सोहन ने फरवरी 2018 में अपनी दोनों T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे जिसमें सिर्फ 2 विकेट ही वो ले पाए थे। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मास्क न पहनने व थूकने पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया? पहला ऑप्शन है 500 रुपये, दूसरा 1000, तीसरा 1500 और चौथा 2000। दोस्तों, इसका सही आंसर है 500 रुपये। हरियाणा सरकार ने 500 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया। और हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, इन्होंने कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए आईपीसी धारा 188, जिसका मतलब होता है लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करना, के तहत जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है। जिसमें पंचायत अधिकारी, शहरी क्षेत्रों के जो अधिशासी अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, इन सभी लोगों को आदेश दिया है कि आईपीसी धारा 188 की तहत आप इस पर जुर्माना वसूल सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों अब बात आई है हरियाणा की, तो आपको हरियाणा के बारे में बता देते हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं सचदेव नारायण आर्य। और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंजाब की भी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है राहुल सचदेवा, दूसरा है कमल त्यागी, तीसरा है पीके नायर और चौथा है मनोहर सिंह। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है पीके नायर। तीसरा ऑप्शन सही है। पीके नायर नाइजर गणराज्य के नए राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्ति दी गई है। और इसके पहले ये हब्बन टोटा के भारत के महान वाणिज्य दूत थे। और प्रेजेंट टाइम में यह राजेश अग्रवाल के स्थान पर इनकी तैनाती की गई है, और जल्दी ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला? हाल ही में किस देश के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला? तो आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वियतनाम। वियतनाम इसका सही आंसर होगा। और हाल ही में ASI को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला। और इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं, उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीर भी इन्होंने भेजा और साझा किया कि ये सारी चीज़ें मिली हैं। जो तस्वीर साउथ ईस्ट एशिया की बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है वियतनाम, तो वहाँ पर इसकी तस्वीर मिली है। और दोस्तों वियतनाम एक गणराज्य है, ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो है हनोई। और इसकी जो मुद्रा है वो वियतनाम डोंग है। और यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो डुवन फ्रुंग त्रोंग है। डुवन फ्रू त्रोंग यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका ये नाम है। तो जो ये शिवलिंग था दोस्तों, ये 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी यहाँ पर मिल चुकी हैं। और सोन मंदिर परिषद की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग ASI को यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारियाँ मिलती हैं, और इसको आप वीडियो पोस्ट करके नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बनी? जिसमें पहला ऑप्शन है नियोमी ओसामा, और दूसरा है सरेना विलियम्स जो जापान की रहने वाली हैं, और मरीना शरापोवा रूस की हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाओमी ओसाका, जो जापान की हैं नाओमी ओसाका। वह फोर्ब्स के अनुसार उन्हें 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है इन्होंने। और यह है विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और 2 बार यह ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने भी अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया। सरेना ने पिछले साल पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की है। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया? हाल ही में किस राज्य ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया? तो दोस्तों ये होगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में निरंतर कोरोना रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप लोग काफ़ी न्यूज़ में देखे होंगे। और अस्पतालों में लगभग 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। और यहाँ की महाराष्ट्र सरकार ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। और इसमें ना ही सिर्फ अस्पतालों को बल्कि यहाँ पर काम करने वाले जो चिकित्सा हैं, स्टाफ है, इनके लिए एक कानून बनाने का भी निर्णय लिया है कि इनके लिए सेवाएं देना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 के तहत रोगियों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है।
इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। चलिए क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़। तो दोस्तों सिविल सर्विस में पूछे जाने वाले मैंने 2 क्वेश्चन लिया है इसमें, और इन 2 क्वेश्चन में जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विस के होंगे आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने लिया है तो मैं आपको 2 क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होगा। और अगर वीडियो में आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि मुझे और भी क्वेश्चन डालना चाहिए तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित संवैधानिक निर्णयों में किसमें यह निर्धारित किया गया था कि भारतीय संविधान संघीय तथा संघवाद प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं अपितु यह एक सिद्धांत है? जिसमें पहला ऑप्शन है केशव भारतीवाद 1973, दूसरा है IR कुल्ले 2007 एंड तीसरा है SR बोम्मईवाद 1994 एंड चौथा है मिनार्वा मिल्सवाद 1980। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा तीसरा, SR बोम्मईवाद। दोस्तों यह एक संघीय सरकार ऐसी होती है जिसमें कि संविधान के द्वारा ही राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। तो शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों संबंधित क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो यह अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य भी कर सकते हैं। और SR बोपन्नईवाद में ये कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित किया गया है कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति संघीय है और संघवाद इसकी आधारभूत विशेषता है। ठीक है, भारतीय संविधान संघीय है और संघवाद प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है अपितु यह एक सिद्धांत है, अर्थात यह हमारी स्वयं की प्रक्रिया और ज़मीनी वास्तविकताओं की स्वीकृति का परिणाम है। 11 मार्च 1994 को दिया गया ऐतिहासिक फैसला जो राज्यों में सरकारों को भंग करने की केंद्र सरकार की शक्तियों को कम करता है। ठीक है दोस्तों, और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री SR बोम्मई थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे SR बोम्मई, जिन्होंने फ़ोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल को उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया। दोस्तों इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राज्य भवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार की शक्ति परीक्षण को मौका देना चाहिए। तो इस हिसाब से SR बोम्मईवाद तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो आपको सिविल सर्विस के इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी दोस्तों मिलती है। अब हम क्वेश्चन के आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा पद दक्षिणवाद अटलांटिक विसंगति किससे संदर्भित है? दक्षिणवाद अटलांटिक विसंगति किससे संदर्भित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है उत्तरी तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागरों में अंतर को, दूसरा है अल नीनो दोस्तों आपको पता होगा कि एक धारा है, जलधारा है जो अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर पर विविधि प्रभाव। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता की व्यापकता को, और चौथा है दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्रों को। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा, दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्रों को। अब दक्षिण अटलांटिक विसंगति जिसे कहते हैं हम SAA, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी वान एलन रेडिएशन बेल्ट से पृथ्वी की सतह के निकटतम आ जाती है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें दक्षिण अटलांटिक जो विसंगति क्षेत्र है जिसमें वान एलन रेडिएशन बेल्ट की जो ऊंचाई है वो लगभग 200 किलोमीटर तक कम हो गई है, क्योंकि पृथ्वी के निकटतम आ जाती है, जिसके कारण इसकी जो ऊंचाई है
वह सामान्यतः 200 किलोमीटर कम हो गई है। और जो यहाँ की ऊर्जा है, इस क्षेत्र की जो ऊर्जा है, वहाँ की जो कण है, उनका प्रवाह जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। और वान एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर विकिरण बेल्ट को संदर्भित करता है। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन से इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने को मिले हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो और सिविल सर्विस के दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे और भी क्वेश्चन डालने चाहिए, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम और भी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं और इससे और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, कल मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 20 मई। 20 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है आपके लिए, वह भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? दोस्तों, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना होगा, और नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल के वीडियो में डिस्कस करूँ।